प्यारे बच्चों, क्लास टीचिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको एनसीईआरटी जोन का प्रश्न अभ्यास कराने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रदेश में एनसीईआरटी का कोर्स लागू है, परंतु बहुत से विद्यालयों में एनसीईआरटी की पुस्तकों की अनुपलब्धता के कारण यूपी बोर्ड के अन्य प्रकाशकों की पुस्तकों से अध्ययन कराया जाता है, जिनमें पाठ के अंत में एनसीईआरटी जोन के नाम से कुछ प्रश्नाभ्यास दिए रहते हैं। उन प्रश्नाभ्यास को करना, सरल करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है। ऐसे प्रश्नाभ्यास को लिखने, पढ़ने, याद करने से आपको परीक्षा में सटीक उत्तर देने का आइडिया मिलता है, जिससे आपको पूरे अंक प्राप्त होने की संभावना ज़्यादा रहती है और प्रश्न की भाषा समझने में आपको सहायता मिलती है। इसलिए हमने यहाँ पर आज के इस वीडियो में मानव स्वास्थ्य एवं रोग नामक जो पाठ दिया गया है, उस पाठ के अंत में दिए गए एनसीईआरटी जोन का प्रश्न अभ्यास सम्मिलित किया है। सिर्फ एक पाठ के प्रश्न अभ्यास हैं, जिसमें हम आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के संदर्भ में बात करेंगे। इस पाठ का विस्तृत अध्ययन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और YouTube पर वीडियो सर्च करके आप वीडियो को कई बार देख सकते हैं, जिससे आपको पाठ का अच्छा ज्ञान हो जाएगा। एनसीईआरटी जोन पाठ्य पुस्तक के अभ्यास में दिए गए प्रश्न और उनके उत्तर। इस वीडियो में जो पाठ लिया गया है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, इकाई का नाम है जीव विज्ञान और मानव कल्याण। जीव विज्ञान और मानव कल्याण के अंतर्गत पाठ का नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इस पाठ के एनसीईआरटी जोन के प्रश्न अभ्यास यहाँ पर दिए गए हैं, जिनमें से पहला प्रश्न है, कौन से विभिन्न जन स्वास्थ्य उपाय हैं जिन्हें आप संक्रामक रोगों के विरुद्ध रक्षा उपायों के रूप में सुझाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको यही नहीं पता चल रहा है कि इस प्रश्न में पूछा क्या गया है। सीधी भाषा में आपको नहीं समझ में आ रहा है। एक्चुअल में यहाँ पर क्या पूछा गया है कि संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। सीधा सीधा ऐसे भी लिखा जा सकता था, लेकिन प्रश्न को थोड़ा सा कठिन करके पूछा गया है। प्रश्न की भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट है। तो अब आपको इसके उत्तर में क्या लिखना है? संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए जो भी उपाय किए जाने चाहिए, वही उपाय लिखने, जैसा कि यहाँ उत्तर में दिया गया। लेकिन आपके सामने यदि उत्तर ना होता, केवल प्रश्न लिखा है, तो आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कि इस प्रश्न के उत्तर में हमको लिखना क्या है, और आप सटीक उत्तर नहीं लिख पाते हैं। उसी क्रम में यहाँ पर देखिए, उत्तर में लिखना है, पहले हेडिंग डालिए संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए विभिन्न जन स्वास्थ्य उपाय। उसके बाद पॉइंट वाइज लिखते जाइए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, जितने भी आप लिख सकते हैं, जितनी भी जानकारी आपको है आप लिख सकते हैं। और जितनी भी जानकारी का मतलब है कि आपको यह भी ध्यान देना है कि ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है कि लघु उत्तरीय प्रश्न है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो यदि लघु उत्तरीय प्रश्न है तो आपके शब्दों का चयन निर्धारित होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। विस्तृत उत्तरीय ना बना देना इसको, ठीक है। तो अब देखिए, पहला पॉइंट लिखा हुआ है, संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। भाई, टीकाकरण करा दिया जाए तो संक्रामक रोगों को फैलने से रोका जा सकता है। तो ये पहला उपाय हो गया। दूसरा उपाय, रोग, उनके संचरण और शरीर के विभिन्न अंगों पर उनके प्रभाव के संबंध में जन सामान्य को जागरूक करना चाहिए। जैसे अभी आपका कोविड-19 जो वायरस फैल रहा है, तो इसमें बताया गया कि यह रोग किन अंगों के माध्यम से शरीर में पहुंचता है। तो जिन अंगों के माध्यम से शरीर में पहुंचता है, उन अंगों से हम सावधान रहते हैं कि वो अंग संक्रमित न होने पाए, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, अपशिष्ट पदार्थों का उचित प्रकार से निपटारा
किया जाए ताकि वातावरण स्वच्छ बना रहे और रोग वाहकों के प्रजनन स्थल जो होते हैं उनको विसंक्रमित करते रहना चाहिए। खाद्य संसाधनों के स्वच्छ व भली प्रकार से रख रखाव के लिए जन सामान्य को जागरूक करना चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता और सामुदायिक स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाए, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाए। रोग वाहकों के नियंत्रण के उपाय किए जाएं। पीने के शुद्ध जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए जिससे जलजन्य रोग न होने पाए। इस प्रकार से आपने देखा कि प्रश्न का उत्तर तो आपको पता होता है, लेकिन आप प्रश्न की भाषा में समझ नहीं पाते हैं कि हमको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना क्या है। इसलिए ये प्रश्न अभ्यास का वीडियो हमने आपको बनाया है ताकि आपको ये सीखने में सुगमता हो। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है जैविकी के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है। अब इस प्रश्न में बहुत आसान सवाल पूछा गया है, लेकिन शब्दों का चयन इस प्रकार किया गया है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसके उत्तर हम क्या लिखें। तो आप लोग क्या करते हैं, अनाप शनाप कुछ भी लिखना शुरू कर देते हैं, जबकि इस प्रश्न का उत्तर आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। प्रश्न में दिया गया है जैविकी के अध्ययन ने, जैविकी मतलब कि जीव विज्ञान, जीव विज्ञान के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है। तो आप जानते हैं टीके का उपयोग और प्रत्यक्षीकरण कार्यक्रमों से चेचक जैसे जानलेवा रोगों को पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है। इसके अलावा पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया, टेटनस, इन सबको भी काफ़ी हद तक रोक लिया गया है, नियंत्रित कर लिया गया है। तो ये सब कैसे संभव पाया है, जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा और विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक्स के निर्माण के द्वारा। अब टीके का निर्माण करना तो और एंटीबायोटिक्स के बारे में पहचान करना, इनके कार्यों का अध्ययन करना, यह आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में थोड़ी पढ़ाया जाएगा, आपको हिस्ट्री, सिविक्स में थोड़ी पढ़ाया जाएगा, ये आप बायोलॉजी में ही तो आपको पढ़ाया जाएगा। तो जब आपने बायोलॉजी पढ़ा है तो आपको इन सभी कार्यक्रमों का, इन सभी टॉपिक्स का ज्ञान होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जैविकी के अध्ययन से संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में हमारी किस प्रकार सहायता होती है। तो जैविकी के अध्ययन से आपको इन सब बातों का ज्ञान होता है कि हम टीका का निर्माण किस प्रकार करें, रोगों की पहचान किस प्रकार करें, कौन सा रोग कैसे फैलता है, किन कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, उसका दायरा कितना हो सकता है संक्रमण का। तो इस प्रकार से जैविकी का अध्ययन जो होता है संक्रामक रोगों से लड़ने में, संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में हमारी सहायता करता है। इसीलिए कहा जाता है कि जीव विज्ञान का अध्ययन सभी को करना चाहिए। जीव विज्ञान का थोड़ा ज्ञान सबको होना चाहिए, पर्याप्त ज्ञान सबको होना चाहिए, थोड़े से भी काम नहीं चलेगा, पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। इसलिए जीव विज्ञान का अध्ययन जरूरी होता है। प्रत्येक परिवार में जीव विज्ञान का अध्ययन होना ही चाहिए। अन्य विषय का अध्ययन आप करें ये अच्छी बात है, पर जीव विज्ञान का अध्ययन करना जरूरी होता है। ठीक है, इस तरह से आपको ये पूरे प्रश्न का पूरा उत्तर पढ़ना है। सबसे जरूरी बात है कि आप प्रश्नों की भाषा को समझिए। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरे प्रश्न में आपको दिया गया है निम्नलिखित रोगों का संचरण कैसे होता है, जैसे अमीबा, मलेरिया, एस्कैरिस्ता, न्यूमोनिया, ये रोग कैसे फैलते हैं। अमीबा का मतलब होता है अमीबी अतिसार, जो डिसेंट्री हो जाती है, पेचिस जिसको बोलते हैं, पेचिस जिसमें मल से खून आता है। मल में कभी कभी ज़्यादा इन्फेक्शन पुराना हो जाता है तो केवल खून ही आता है, मल निकलते नहीं, पेट में ऐंठन होती है और जब आप मल विसर्जन ले जाएंगे तो ब्लड निकलेगा, बस बहुत ज़्यादा नहीं निकलता है, थोड़ा थोड़ा रुक रुक करके। तो इसका संचरण कैसे होगा, दूषित जल व दूषित खाद्य के सेवन से होता है। मलेरिया का संचरण एनोफ्िलीज मच्छर के काटने से होता है, एनोफ्िलीज मच्छर काटती है और रोग फैलता है। एस्कैरिस्ता, एस्कैरिस आप जानते हैं निमेटोडमंथीज होती है, निमेटोड्स होते हैं, और ये जब मनुष्य को संक्रमित करते हैं तो मनुष्य के मल पदार्थ के साथ में एस्कैरिस के अंडे भी मिट्टी में मिल जाते हैं, और यदि उस मिट्टी से लिया गया कोई भी संदूषित पदार्थ
या गंदे हाथों से आप खाएंगे तो एस्कैरिस का संक्रमण आपको हो जाता है, उसको एस्कैरिस्ता रोग कहते हैं। इसके बाद में निमोनिया का संक्रमण जो है वो वायु जनित संक्रमण है, जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा होता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मतलब कि आप जैसे जो व्यक्ति निमोनिया से पीड़ित है वो उसके खांसी और छींक की वजह से जो ड्रॉपलेट्स हवा में चले जाते हैं, तो वो ड्रॉपलेट जिस स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आ जाएंगे तो उसके नाक मुंह से प्रवेश कर जाएंगे और वो व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति भी संक्रमित हो जाएगा। और रोगी व्यक्ति के बर्तनों के प्रयोग से भी निमोनिया रोग फैलता है। अगला प्रश्न आता है, जलवाहित रोगों की रोकथाम के लिए आप क्या उपाय अपनाएंगे? तो ये तो आसान प्रश्न है, इसकी भाषा समझ में आ जाती है, इसका उत्तर आप आसानी से लिख पाएंगे, फिर भी आपको पढ़ने के लिए यहाँ पर दे दिया गया है। इसके उत्तर में लिखेंगे, कुछ रोग जल के द्वारा संचरित होते हैं, जैसे टाइफाइड, अमीबता, एस्कैरिस्ता। ठीक है, इनकी रोकथाम के लिए क्या उपाय करने चाहिए? साफ पानी का उपयोग करना, अपशिष्ट पदार्थों और मल मूत्र उत्सर्ग का समुचित और वैज्ञानिक पद्धति से निपटारा करना, जल स्रोतों का समय समय पर नियमित सफाई करना, और उसके बाद में मक्खियों का नियंत्रण, जल को उबाल कर पीना। उबाल का मतलब कि गरम गरम नहीं पीना है, यानी उबाल करके उसको ठंडा कर लिया जाए, एक निश्चित टेम्परेचर तक उबालते हैं, उसके बाद एकदम से ठंडा कर दिया जाए तो उसमें जो इन्फेक्टेंट होते हैं वो मर जाते हैं। उसके बाद उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर ला करके जब पीने लायक बन जाए तो उसको पीना चाहिए। टाइफाइड, पोलियो आदि को टीकाकरण के द्वारा रोका जा सकता है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, डीएनए वैक्सीन के संदर्भ में उपयुक्त जीन के अर्थ के बारे में अपने अध्यापक से चर्चा कीजिए। डीएनए वैक्सीन, आइए जानते हैं डीएनए वैक्सीन। डीएनए वैक्सीन आधुनिक प्रयोगाधीन वैक्सीन का एक प्रकार है। इसमें रोगजनक के उस जीन का प्रयोग किया जाता है जो एंटीजन के निर्माण हेतु उत्तरदायी होता है। इस डीएनए खंड को मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट करा दिया जाता है। फलस्वरूप ऐसा होता है कि कुछ कोशिकाएं इसे ग्रहण कर लेती हैं। यह जीन गुणसूत्रीय जीनों के साथ में अभिव्यक्त होता है तथा एंटीजन का निर्माण करने लगता है। इस वैक्सीन में मृत रोगाणु या अक्षम रोगाणु को शरीर में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। शरीर में एंटीजनों के विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण अपने आप प्रारंभ हो जाता है। अगले प्रश्न के क्रम में है कि प्राथमिक और द्वितीयक लसिकाओं के अंगों के नाम बताइए। प्राथमिक लसिकाएं और द्वितीयक लसिकाएं किन अंगों में पाई जाती हैं? इस प्रश्न का उत्तर स्कैनिंग में छूट गया है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, मिस हो गया। कोई बात नहीं, आप वीडियो में देख सकते हैं, वीडियो में इस प्रश्न का उत्तर हमने आपको अच्छे से पढ़ाया है, यहाँ स्कैनिंग में छूट गया है। अगला प्रश्न है, इस अध्याय में कुछ शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो इन शॉर्ट फॉर्म का पूरा नाम क्या होता है? MALT, CMI, एड्स, NaCO, HIV। ठीक है, ये ऐसे शॉर्ट फॉर्म में शब्दों का प्रयोग किया गया है, संकेत अक्षर हैं, तो इनका फुल फॉर्म क्या होता है जानना जरूरी होता है। कई बार परीक्षाओं में 2 नंबर में ये प्रश्न आ जाता है। MALT का पूरा नाम होता है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू। म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू, हिंदी में इनको कहते हैं या श्लेष्म संबद्ध लसिका ऊतक। दूसरा CMI, इसका नाम है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या फिर कोशिका माध्यता प्रतिरक्षा। तीसरा है एड्स। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, हिंदी में इसको बोलते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण। NaCO, इसका पूरा नाम होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। कई बार आप इन शब्दों को तो बार बार बोलते हैं लेकिन उनका अर्थ, उनका मतलब नहीं याद रहता है, तो इसलिए यहाँ पर रिवीजन करना ज़रूरी है। अगला HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस।
एड्स जो है वो बीमारी का नाम है, और ये एड्स जिस बीमारी से होता है, ओ सॉरी, जिस वायरस से होता है एड्स, उस वायरस का नाम HIV है। तो वायरस का नाम HIV होता है, और HIV वायरस से होने वाली बीमारी का नाम एड्स होता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको प्रतिरक्षी अणु का अच्छी तरह से नामांकित चित्र बनाने के लिए बताया गया है। प्रतिरक्षी मतलब एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज का चित्र बनाना हो, ये परीक्षा में आ सकता है। 5 प्रकार की एंटीबॉडी आपको पढ़ाई गई हैं पाठ में, IgG और IgE करके। तो आप उन 5 प्रकार के एंटीबॉडी को याद रखिएगा। वीडियो में आपको दिया गया है, आप जा करके वीडियो देख सकते हैं चैनल पर सर्च करके। एक एंटीबॉडी का नामांकित चित्र बनाने के लिए यदि आपसे कहा जाता है तो इस चित्र को आप बना करके प्रैक्टिस कर लीजिए और याद रखिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, वो कौन सी क्रियाविधि है जिसमें एड्स विषाणु संक्रमित व्यक्ति के प्रतिरक्षा तंत्र का ह्रास करता है। जो एड्स का वायरस होता है वो संक्रमित व्यक्ति के प्रतिरक्षा तंत्र का कैसे ह्रास करता है, कैसे उसको नुकसान पहुंचाता है। ऐसी विधि क्या है? व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने के बाद एड्स विषाणु माइक्रोफेज में प्रवेश करता है। जो माइक्रोफेजेज होती हैं उनमें प्रवेश करता है। माइक्रोफेजेज में पहुंचने के बाद में फिर HIV का जीनोम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से रेप्लिकेशन द्वारा विषाणुई DNA बनाता है। रेप्लिकेशन का मतलब होता है एक DNA से या एक RNA से एक से ज़्यादा DNA और RNA का निर्माण होना, उसको रेप्लिकेशन कहते हैं। जिसमें जीन पदार्थ जो होता है वो अपनी संख्या में वृद्धि करता है। तो माइक्रोफेजेज में जा करके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से रेप्लिकेशन द्वारा विषाणु DNA बनाता है। और यह विषाणु DNA परपोषी की कोशिका के, ये जो विषाणु का DNA बन गया वो परपोषी की कोशिका के DNA के साथ जुड़ करके संक्रमित कोशिकाओं को विषाणु कण पैदा करने का निर्देश देता है। ध्यान दीजिए इस यहाँ पर खुद जा करके जो वायरस होता है वो सबसे पहले तो मोनोक्लोनल DNA बनाता है, और उसके बाद में उस कोशिका को निर्देशित करता है कि वो कोशिका भी वायरस पैदा करे। माइक्रोफेज में विषाणु का निरंतर गुणन होता रहता है। ये एक HIV कारखाने के रूप में काम करते हैं। इसके साथ ही HIV सहायक T लक्षणों में घुस जाता है, प्रतिकृति बनाता है, प्रकृति नहीं, प्रतिकृति, अपनी जैसी दूसरी न्यूक्लिक पदार्थ बनाता है और संतति विषाणु पैदा करता है। ये संतति विषाणु रुधिर में मुक्त कर दिए जाते हैं जहां ये दूसरे T लसिकाणुओं पर हमला करते हैं। ये क्रम बार बार दोहराया जाता है जिससे संक्रमित व्यक्ति के शरीर में T लसिकाणुओं की लगातार कमी होती रहती है। ये कोशिकाएं प्रतिरक्षी तंत्र का महत्वपूर्ण भाग होती हैं। जो T कोशिकाएं होती है, आपने पढ़ा है B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट थे। तो T लिम्फोसाइट लगातार कम होती जा रही हैं, और जब लगातार इनकी कमी होती जाएगी तो यही जिम्मेदार होगा कि व्यक्ति जीवाणु, विषाणु, कवक तथा अन्य परजीवियों के संक्रमण का शिकार हो जाएगा। रोगी की प्रतिरक्षण क्षमता इतनी कम हो जाएगी कि वो इन संक्रमणों से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाएगा। सहायक कोशिकाओं की कमी से प्लाज्मा कोशिकाओं का प्रेरण व उद्दीपन भी नहीं हो पाएगा और एंटीबॉडी नहीं बन पाएंगी। इस प्रकार से एड्स के द्वारा व्यक्ति की मौत होने का चांस बढ़ जाता है। अब बात करते हैं प्रसामान्य कोशिका से कैंसर कोशिका किस प्रकार भिन्न है। अब यहाँ प्रा जोड़ दिया तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। प्रसामान्य का मतलब वही आपकी सामान्य कोशिका, जो शरीर में सामान्य कोशिकाएं होती हैं।
सामान्य कोशिका में और एक कैंसर कोशिका में क्या अंतर है, इन दोनों में क्या भिन्न है, यही आपको पढ़ना है। कैंसर कोशिका में विभेदन नहीं होता जबकि सामान्य कोशिका में होता है। विभेदन का मतलब है किसी चीज़ को पहचानना, विभेदित करना। कैंसर कोशिका मेटास्टेसिस प्रदर्शित करती है जबकि सामान्य कोशिका नहीं प्रदर्शित करती है। कैंसर कोशिका में केंद्रक बड़ा होता है जबकि सामान्य कोशिका में छोटा होता है। कैंसर कोशिकाएं नियोजित मृत्यु प्रदर्शित नहीं करती हैं जबकि सामान्य कोशिकाएं ऐसा करती हैं। इसके बाद मेटास्टेसिस का क्या मतलब है? मलिग्नेंट ट्यूमर। दुर्दम अर्बुद की कोशिकाएं तेजी से विभाजित होती हैं और वृद्धि करती हैं। इस प्रकार के अर्बुद की कोशिकाएं, अर्बुद मतलब ट्यूमर्स, जो छोटे छोटे उभार आ जाते हैं कोशिकाओं के, जो कैंसर का ही एक शुरुआती रूप होते हैं, तो उनको अर्बुद कहा जाता है। दुर्दम अर्बुद की कोशिकाएं तेजी से विभाजित होती हैं और वृद्धि करती हैं। इस प्रकार के अर्बुद की कोशिकाएं रुधिर वलयिका द्वारा अन्यत्र स्थानों पर पहुंच जाती हैं। ये कोशिकाएं जिस स्थान पर जाती हैं वहीं पर नए अर्बुद बनाना प्रारंभ कर देती हैं, मतलब नया ट्यूमर बनाती हैं। यह गुण मेटास्टेसिस कहलाता है। यह गुण दुर्दम अर्बुदों का सबसे गंभीर गुण है। दुर्दम माने विख्यात, ठीक है, खतरनाक। अगला प्रश्न है, अल्कोहल ड्रग के द्वारा होने वाले कुप्रयोग के हानिकारक प्रभावों की सूची बनाइए। कुप्रयोग मतलब दुरुपयोग। अल्कोहल या ड्रग का जो दुरुपयोग करते हैं तो उससे क्या हानियां होती हैं, उनकी हानियों का जो दुष्प्रभाव होता है उसकी एक सूची बनाना है। एक बहुत बड़ी सूची है, देख लीजिए यहाँ पर सूची। अल्कोहल ड्रग के तात्कालिक प्रतिकूल प्रभाव, असंतुलित व्यवहार, बर्बरता और हिंसा। इसके बाद इसका जो दुष्प्रभाव है, श्वसन घात, हृदयाघात मतलब हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, बेहोशी, कोमा और मृत्यु, ये सब उसके दुष्प्रभाव हैं। शैक्षिक और सामाजिक जीवन प्रभावित होता है। व्यक्तिगत स्वच्छता में कमी आ जाती है। एकाकीपन, अवसाद, थकावट, व्यक्ति आक्रमणशील हो जाता है, विद्रोही हो जाता है, परिवार और मित्रों से उसके संबंध बिगड़ जाते हैं, खाने सोने की आदतों में परिवर्तन हो जाता है, भूख और वजन घट बढ़ जाते हैं, प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है, पेशी संतुलन बिगड़ जाता है, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र की प्रतिक्रिया विलंब से होने के कारण कार्य क्षमता घट जाती है, निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होने लगती है। धन की कमी में व्यक्ति चोरी का सहारा लेने लगता है। व्यक्ति विवेक शून्य होकर हिंसात्मक कार्यों में लिप्त हो जाता है। और जो व्यक्ति अंतःशिरा द्वारा ड्रग लेते हैं, बहुत लोग इंजेक्शन के द्वारा बहुत सारे पॉइजन्स को इंजेक्ट करा लेते हैं, तो ऐसे लोगों के एड्स, हेपेटाइटिस बी जैसे संक्रमण होने की संभावना ज़्यादा होती है। गर्भावस्था के दौरान ड्रग और अल्कोहल भ्रूण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। लीवर सिरोसिस की संभावना, पेप्टिक अल्सर की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये सब अल्कोहल और ड्रग्स के दुष्प्रभावों की लिस्ट है। अगला प्रश्न है, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि मित्रगण किसी को अल्कोहल ड्रग के सेवन के लिए प्रभावित कर सकते हैं? यदि हाँ, तो व्यक्ति ऐसे प्रभावों से कैसे अपने आप को बचा सकता है? अब आप खुद ही पीना चाह रहे हैं या ड्रग्स लेना चाह रहे हैं तो उसकी कोई बात ही नहीं, लेकिन आप नहीं लेना चाह रहे हैं और आपके मित्र आपको प्रभावित कर रहे हैं तो आप बच सकते हैं। कैसे?
प्रायः किशोर अपने साथी की भावनात्मक याचना के सामने, उनकी दबंगई के सामने झुक जाते हैं और ड्रग अल्कोहल लेना प्रारंभ कर देते हैं। कभी कभी उन्हें फरेब में फंसाकर ऐसा किया जाता है। ड्रग्स, धूम्रपान, अल्कोहल को कूल बताया जाता है व इसका सेवन करने वाले को स्मार्ट समझने की मिथ्या धारणा बताई जाती है। कहेंगे अबे पियो स्मार्ट हो जाओगे, ये इस तरह से लोग प्रभाव में लेने की कोशिश करते हैं। तो बचपन से ही उचित संस्कार, मार्गदर्शन, स्नेह, शिक्षा देकर किशोरों में ड्रग्स को ना कहने का गुण विकसित किया जा सकता है। किशोरों की ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाकर भी उन्हें ड्रग्स के कुचक्र से बचाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, ऐसा क्या है जब कोई व्यक्ति अल्कोहल या ड्रग लेना शुरू कर देता है तो उस आदत से छुटकारा पाना कठिन होता है? आइए यहाँ पर चर्चा करते हैं। ड्रग्स और अल्कोहल के कुप्रभावों के प्रति लत एक मनोवैज्ञानिक आसक्ति है। ड्रग के बार बार सेवन से शरीर में मौजूद ग्राहियों का सहन स्तर बढ़ जाता है, जिसके कारण अधिकाधिक मात्रा में ड्रग लेने की लत पड़ जाती है। इस प्रकार अल्कोहल और ड्रग्स की व्यसनी शक्ति उन्हें दोषपूर्ण चक्र में घसीट लेती है तथा व्यक्ति इनका नियमित सेवन करने लगता है। जब वो ड्रग्स अल्कोहल का सेवन एकाएक बंद करता है तो अनेक कार्यकीय और मनोवैज्ञानिक आहरण संलक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, जिनको विड्रॉल सिम्टम्स कहा जाता है। व्यक्ति की दृढ़ इच्छा शक्ति, परामर्श और चिकित्सीय मदद से इससे छुटकारा मिल सकती है। तो आदत कैसे पड़ जाती है, आप समझने की कोशिश करिए। जैसे आप 2 रोटी खाते हैं, पर डे 2 रोटी खाते हैं, तो आपकी डाइट 2 रोटी की है। आप जैसे 2 रोटी खा चुके होंगे, आपको लगेगा कि आपका पेट भर गया है, लेकिन आप धीरे धीरे 3 रोटी खाना शुरू करिए, 3 से 4 रोटी खाना शुरू करिए। तो जब आपकी 4 रोटी की डाइट बन गई, एकदम से तो नहीं बन जाएगी, एक समय लगेगा, और एक निर्धारित समय, एक लंबे समय के बाद में जब आपकी 4 रोटी खाने की खुराक बन गई, फिर आपको 2 रोटी दिया जाए तो आपको लगेगा कि अभी भूख लगी है, अभी भूख लगी है। जब तक आपको 4 नहीं मिल जाएंगे तब तक संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो इसी तरह से अल्कोहल और ड्रग्स की भी लत लग जाती है। आपके विचार से किशोरों को अल्कोहल या ड्रग के सेवन के लिए क्या प्रेरित करता है और इसे कैसे बचा जा सकता है? किशोरों की प्रकृति जिज्ञासा, जोखिम उठाने और उत्तेजना के प्रति आकर्षण और प्रयोग करने की इच्छा उन्हें ड्रग और अल्कोहल के लिए अभी प्रेरित करते हैं। किशोर व्यक्ति जो होता है उसमें जिज्ञासा होती है, सब कुछ जानने की इच्छा होती है, और कोई खतरा आएगा तो उनमें इतना जोश होता है कि वो खतरे को, उस जोखिम को उठाने की भी चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं। जोश रहता है ना, नई नई उम्र होती है, तो उस जोश के चक्कर में उनको होश नहीं रहता है। किशोर ड्रग और अल्कोहल के प्रभाव को लाभ के रूप में देखते हैं। किसी ने उनको बता दिया कि इसको ले लो, टेंशन खत्म हो जाएगा और उत्तेजना आ जाएगी, थकावट खत्म हो जाएगी, मज़ा आएगा, बस शुरू कर दिया लेना। अरे उसका दुष्परिणाम भी तो जानिए। दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है कुछ उसका एक पहलू हो। यदि कोई फायदा कर रहा है तो नुकसान भी करेगा, वो व्यक्ति हो या ड्रग्स हो या वस्तुएं हो। हर एक के फायदा और नुकसान दोनों पहलू होते हैं। कुछ फायदा है तो उससे कुछ नुकसान भी होगा, कुछ तो नुकसान होगा ही। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कोई नुकसान नहीं होता, सिर्फ फायदा होता है, लेकिन नहीं, आप पता कर लीजिए उसका कहीं ना कहीं कुछ तो नुकसान है ही है। बस इतना होता है कि कुछ वस्तुओं का फायदा ज़्यादा होता है, नुकसान इतना कम होता है कि वो ना के बराबर होता है, लेकिन होता है। पहली बार किशोर इनका प्रयोग जिज्ञासा के कारण करता है, उसके बाद समस्याओं का सामना करने से बचने के लिए इनका प्रयोग करने लगता है। अन्य कारण भी हैं, जैसे असफलता को स्वीकार करने में शर्म, झिझक, रोल मॉडल की नकल, शैक्षिक व अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के दबाव, साथियों का दबाव आदि भी इसके कारण हो सकते हैं। ऐसे विचार भी हैं।
जो किशोरों को ड्रग लेने के लिए प्रेरित करते हैं। समकक्षियों के अनुचित दबाव, भावनात्मक याचना को ना कहना सीखना चाहिए। सफलता असफलता को सहज रूप से स्वीकार करें, ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाएं, नैतिकता के पथ पर चलने में गर्व का अनुभव करें। इनसे बचने के लिए उस स्थिति की पहचान करना सबसे उत्तम है जो किशोर के अल्कोहल या ड्रग के सेवन की ओर धकेलती हैं। बच्चे की पसंद का सम्मान कर उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चे को उसकी क्षमता से अधिक करने के लिए अनावश्यक दबाव नहीं डालना चाहिए। बच्चों को समस्याओं और दबावों का सामना करने की शिक्षा और परामर्श देना चाहिए। इसके बाद आप अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों के चैप्टर में आते हैं। इनमें सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कैंसर क्या है। कैंसर कोशिका सामान्य कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। सामान्य कोशिका कैंसर कोशिका कैसे बन जाती है। तो इससे संबंधित पीछे अभी प्रश्नों में हम आपको कुछ बता भी चुके हैं। सामान्य कोशिका और कैंसर कोशिका में अंतर क्या होता है ये बता चुके हैं। यहाँ पर आप जानिए कोशिकाओं में संस्पर्श संदमन के अभाव में होने वाला अनियंत्रित कोशिका विभाजन कोशिका के एक अविभजित समूह को जन्म देता है जो ट्यूमर कहलाता है, और यही अनियंत्रित कोशिका विभाजन कैंसर कहलाता है। सामान्य कोशिका के प्रोटोऑन्कोजीन जो कि हर व्यक्ति के हर सामान्य कोशिका में होता है, कुछ कार्सिनोजेंस की उपस्थिति में ऑन्कोजीन्स में बदल जाते हैं। कार्सिनोजेंस क्या है? ऐसे उत्प्रेरक हैं जैसे भौतिक उत्प्रेरक हो सकते हैं, रासायनिक उत्प्रेरक हो सकते हैं, जैविक कारक हो सकते हैं। भौतिक उत्प्रेरक में आपके यूवी रेज, एक्सरेज आती हैं और भी रेज हैं। रासायनिक उत्प्रेरक में जैसे आप बहुत तरह की दवाइयाँ लेते रहते हैं, टैबलेट्स, एलोपैथिक दवाइयाँ। और जैविक कारकों में एंजाइम्स, हार्मोन्स। ये आपकी कोशिकाओं में कुछ ऐसे दुष्प्रभाव डालते हैं जिससे आपका जो प्रोटोऑन्कोजीन्स है वो ऑन्कोजीन्स में बदल जाता है और कोशिका की वृद्धि अनियंत्रित हो जाती है। अनियंत्रित कोशिका वृद्धि ही कैंसर कहलाती है। तो इसलिए प्रयास करिए कि आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, आपको दवाएं ना लेना पड़े। हर संभव कोशिश करिए कि आपको किसी भी प्रकार की रासायनिक दवाएं ना लेना पड़े। फिर एक प्रश्न आता है कैनाबिनॉइड्स किस पौधे से प्राप्त किए जाते हैं। 2 कैनाबिनॉइड्स के नाम लिखिए। शरीर का कौन सा भाग कैनाबिनॉइड्स के सेवन से प्रभावित होता है। गांजा का पौधा आप जानते हैं, गांजा, उसी का नाम होता है कैनाबिस सटाइवा। तो इस ग्रुप के पौधों को कैनाबिनॉइड्स कहा जाता है। मैरिजुआना, गांजा, हशीश, चरस, भांग फूलों व पत्तियों से व अन्य चीजें पुष्प क्रम से तैयार की जाती हैं। इनके ग्राही मस्तिष्क में उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है बी कोशिकाओं व टी कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, वो एक दूसरे से कैसे भिन्न है। जिस वीडियो में अध्याय पढ़ाया गया है वहाँ इनको अच्छी तरह से समझाया गया है। वीडियो देखेंगे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप जान लीजिए बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं दोनों का ही निर्माण अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में होता है, लेकिन इन दोनों का परिपक्वन अलग अलग होता है, याद रखिएगा। बी कोशिका का परिपक्वन अस्थि मज्जा में होता है और टी कोशिका का परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में होता है। बी कोशिका तरल प्रतिरक्षा में भाग लेती हैं और टी कोशिकाएं माध्यमिक प्रतिरक्षा में भाग लेती हैं। प्रत्यारोपित अंगों के विरुद्ध क्रिया में भाग नहीं लेती हैं बी कोशिकाएं, और प्रत्यारोपित अंगों की अस्वीकार्यता हेतु उत्तरदायी हैं टी कोशिकाएं। बी कोशिकाएं प्लाज्मा कोशिकाएं संक्रमण स्थल पर नहीं जाती, अपने स्थान पर ही एंटीबॉडी बनाती हैं, जबकि टी लिम्फोसाइट जो टी कोशिकाएं हैं संक्रमण स्थल पर जाती हैं और एंटीबॉडीज
नहीं बनाती हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए फ्लो चार्ट में किसी पोषक में रेट्रोवायरस का गुणन प्रदर्शित है, इसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले खंड में 1 और 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सेकंड में विषाणु को रेट्रोवायरस क्यों कहा जाता है। थर्ड में क्या विषाणु से संक्रमित कोशिकाएं विषाणु द्विगुणन व मुक्ति के बाद जीवित रहती हैं। तो इसमें पहला उत्तर तो आप ये जानिए, यहाँ खाली जगह में भरना है, यहाँ भरना है। यहाँ पर आएगा विषाणु का डीएनए जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज द्वारा बनता है। दूसरे खाने में भरा जाएगा परिवर्तित जीनोम द्वारा विषाणु कणों का निर्माण। दूसरे प्रश्न के खंड का उत्तर है, एड्स विषाणु एक रेट्रो विषाणु है क्योंकि इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है तथा ये अपने आरएनए तथा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम द्वारा डीएनए निर्माण में सक्षम होता है। कई बार आपसे पूछा जाता है रेट्रोवायरस से आप क्या समझते हैं, तो हम लोग इसको ठीक से याद रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एड्स विषाणु एक रेट्रो विषाणु है क्योंकि इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है तथा ये अपने आरएनए तथा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम द्वारा डीएनए निर्माण में सक्षम होता है। इस प्रश्न के सी खंड का उत्तर यहाँ पर है। प्रश्न में पूछा गया, क्या विषाणु से संक्रमित कोशिकाएं विषाणु द्विगुणन हुआ मुक्ति के बाद जीवित रहती हैं। तो उत्तर में आपको बताया गया है, जी हाँ, मैक्रोफेज विषाणुओं के द्विगुणन में जीवित रहती हैं तथा विषाणुओं की फैक्ट्री बन जाती हैं, लेकिन टी कोशिकाओं में इनके संक्रमण से उनकी संख्या कम होती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कैंसर निदान की क्या विधियां हैं। कैंसर उपचार की सामान्य विधियों का वर्णन कीजिए। यह विस्तृत उत्तरीय प्रश्न का उत्तर है। तो कैंसर की पहचान या निदान, अंग्रेजी में इसको डायग्नोसिस कहते हैं, के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले साइटोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, कोशिका का परीक्षण। इसकी एक विधि बायोप्सी भी है। उसके बाद एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई के द्वारा इसकी इमेजिंग टेक्निक। इसके बाद एंटीजन एंटीबॉडी आधारित रक्त में एसिड फास्फेटेज के बढ़े हुए स्तर की जांच करी जाती है। एंडोस्कोपी और एंडोस्कोपी कराई जाती है। वंशागत कैंसर के खतरे या अंकों जिनकी पहचान है तो जांच कराई जाती है। फिर इसका उपचार कैसे करते हैं। इसके उपचार के लिए शल्य चिकित्सा, विकिरण चिकित्सा या रेडियोथेरेपी, जिसको आजकल कीमोथेरेपी के नाम से जाना जाता है, कीमोथेरेपी इसी का ही एक पार्ट है। और रासायनिक चिकित्सा, जिसमें तमाम प्रकार की टैबलेट्स और एलोपैथिक दवाएं और अन्य प्रकार की दवाएं दिया जाता है। इसके बाद में प्रतिरक्षी चिकित्सा। इस प्रकार से कैंसर की पहचान और निदान के लिए निम्नलिखित विधियां यहाँ पर दी गई हैं। तो बच्चों, आपने देखा यहाँ पर आपको बहुत ही आराम से प्रश्न पढ़ने और उनकी भाषा को समझने का अवसर मिला। इसी प्रकार से हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक अध्याय के अंत में जो है एनसीईआरटी का जोन है, तो एनसीईआरटी जोन के सभी प्रश्न अभ्यास हम आपको उपलब्ध करा देंगे और आप लोग पढ़िए, अपनी अच्छे से तैयारी करिए। अच्छी पढ़ाई करने के लिए, करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बार बार इसको वीडियो को देखा करिए और अध्ययन करिए, याद करिए। पेन और कॉपी साथ में लेकर के बैठा करिए, जिससे आप नोट्स बनाते रहिए और उनको याद करते रहिए। ठीक है, ओके, अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक